मैं वस्तुतः एमआईटी यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और जो विशेष हॉबी है, जो विशेषता है मेरी, वो योगा थेरेपी ही है। हिंदी में बोलने का बहुत ज्यादा आदी नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप लोगों ने ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है योग चिकित्सा विषय पर, तो योग चिकित्सा में जो मेरे अपने विचार, मेरे अपने मत और अनुभव है, वो आपके साथ 1-2 मिनट में साझा करने का प्रयत्न करूंगा। यदि आप सभी के लिए वो कुछ मार्गदर्शक या कुछ आप सभी के लिए उपयोगी साबित हो, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जब हम योग चिकित्सा की बात करने लगते हैं तो यहाँ पर 2 टर्म बहुत ज्यादा उपयोगी, या 2 टर्म यहाँ पर मिलते हैं हमें, पहली योग और दूसरी चिकित्सा। योग वास्तविकता में चिकित्सा के लिए नहीं बनाया गया था। योगा इजंट मेंट फॉर द थेरेपी पर्पस। थेरेपी योग की कोई आवश्यकता नहीं थी। योग का उद्देश्य, योग का ऑब्जेक्टिव थेरेपी था ही नहीं कभी। योग का उद्देश्य जो था, वो उद्देश्य था लिबरेशन, या अपने खुद को जीवन और मृत्यु के इस चक्र से, इस बंधन से मुक्त करना योग का मूल उद्देश्य था, जिसकी वजह से महर्षि पतंजलि ने, स्वामी स्वात्माराम जी ने या बहुत सारे ऋषियों ने योग को बताया, समझाया और हमें दिया। योग चिकित्सा जो है वो वास्तविकता में योग के मार्ग में जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति पथ पर आगे बढ़ता जाता है, तो उसका एक साइड प्रोडक्ट कह सकते हैं या बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो योग का बाई प्रोडक्ट है चिकित्सा, लेकिन इसको आज हम लोगों ने सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बना रखा है। यानी जो पहला हमारा लक्ष्य है वो है योग के माध्यम से चिकित्सा करना। योग के अभ्यास के द्वारा चिकित्सा स्वतः हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। और जिस योग अभ्यास की बात करते हैं चिकित्सा के पहलू पर, उस योग में यमी योग आते हैं, उस योग में अष्टांग योग भी आता है, उस योग में सप्तांग योग, चतुरंग योग भी आता है, उस योग में कर्म योग, लय योग, मंत्र योग, भक्ति योग, सभी प्रकार के योग आते हैं। जब हम योग चिकित्सा की बात करते हैं तो उसमें जितने भी प्रकार के योग आप जानते हैं, जो अन्य विभिन्न विधाएं बताई, वो चाहे स्वामी स्वात्माराम जी ने बताई, महर्षि हिरण्य ने बताई, महर्षि पतंजलि ने बताई, या भगवान श्री कृष्ण ने बताई, वो जिन ने भी बताई। नारद भक्ति सूत्र से भक्ति योग बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। 9 प्रकार की भक्ति। तो जितने भी प्रकार के योग हैं, उन सबका महत्व योग चिकित्सा में, लेकिन हम लोगों ने अपने संकीर्णताओं की वजह से, अपने प्रिजुडिस की वजह से, अपनी मान्यताओं की वजह से, योग के द्वारा जब चिकित्सा की बात आती है तो हम सिर्फ आसनों और प्राणायामों तक बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं। और ये ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कोई भी आप टेक्स्ट उठा करके देखेंगे, उस किसी भी टेक्स्ट में ऐसी बातें नहीं लिखी हुई है कि केवल आसन और प्राणायाम या बंद और मुद्राओं से, या केवल षटकर्मों से, या केवल योग निद्रा से मात्र से योग द्वारा चिकित्सा की जाती है। जब योग चिकित्सा की बात आती है तो उसमें जितना अष्टांग योग इंपॉर्टेंट है, उतना ही कर्मयोग इंपॉर्टेंट है। वो सारी इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी की इंपॉर्टेंस कम या किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं हो जाती। इस बात का विशेष ख्याल हमें रखना चाहिए। जब योग की प्रैक्टिस करना हम शुरू करते हैं, तब योग के द्वारा चिकित्सा करना या चिकित्सा उसका एक बाई प्रोडक्ट हमें स्वतः प्राप्त होने लगता है। यानी योग के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हमें अपने आप स्वतः एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है जिसे हम कहते हैं कि हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, और उसी को आज की डेट में, यानी आज के समाज में, हम एक ऑब्जेक्टिव यानी उसी को उद्देश्य के फॉर्म में आगे लेकर के चलते हैं। तो अपने उद्देश्य और अपने मानसिक जो हमारी संकीर्णता है, उस मानसिक संकीर्णताओं को, उस बैरियर को तोड़ते हुए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए
कि योग चिकित्सा जब हम करने चले तो हम योग को एक जीवन पद्धति के रूप में माने, एक जीवन पद्धति के रूप में जाने और उसे वैसा ही विश्वास करें, वैसा ही समझे कि ये जीवन जीने की एक कला है जिसके माध्यम से स्वास्थ्य अपने आप हमें मिलता हुआ चला जाता है, हमें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि योग चिकित्सा में बहुत ज्यादा उपयोगी आसन और प्राणायाम होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी अगर टैबलेट और इंजेक्शन होता है तो ऑपरेशन थिएटर की उपयोगिता कम नहीं हो जाती, यानी बंद और मुद्राओं की उपयोगिता कम नहीं हो जाती। षटकर्मों की उपयोगिता बिल्कुल नहीं कम होनी चाहिए। तो जब कभी भी हम किसी के पास चिकित्सा के पद्धति, चिकित्सा के उद्देश्य से यदि किसी रोगी के पास हम पहुंचे तो वहां पर हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जितनी उपयोगिता आसन प्राणायाम की उतनी उपयोगिता, उतना ही महत्व हमें देना चाहिए षटकर्मों का, उतना ही महत्व हमें देना चाहिए बंद और मुद्राओं का, उतना ही महत्व देना चाहिए यौगिक आहार का, मिताहार का, उतना ही महत्व हमें कर्मों पर भी देना चाहिए। यदि कर्म ठीक हो जाए, मॉडर्न मेडिकल साइंस में लेप्रोसी एक बहुत बड़ा रोग है, आप सभी जानते हैं, जिसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कोढ़ भी कहते हैं। इसका अभी तक कुछ ठीक ठीक पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्टली क्या होता है। कुछ पुस्तकों में ऐसा देखने को मिला कि कुष्ठ रोग एक प्रकार का आदिदैविक रोग है, 3 प्रकार के दुख बताए गए महर्षि कपिल द्वारा सांख्य दर्शन में। उस प्रकार के दुख में एक प्रकार का दुख आदिदैविक दुख भी है, जो बताते हैं कि कर्मों के माध्यम से होता है, यानी कर्म का जब फल पूरी तरह पक जाता है तब हमें वो मिल जाता है, कुछ इस प्रकार से, यानी कुष्ठ रोगों के माध्यम से, कुष्ठ रोग के प्रकार में। यहां पर कर्म की इंपॉर्टेंस हमको समझने को मिलती है कि जैसा कर्म होगा वैसे ही हमें चीजें मिलेंगी, तो कर्मों की महत्ता भी उतनी ज्यादा है। तो जब हम किसी के पास चिकित्सा के उद्देश्य से पहुंचे तो हम किसी भी पहलू को यदि छोड़ देते हैं, केवल आसन और प्राणायाम चलते हैं, तो केवल वहीं पर हमारी सामने आती है। और हम योग चिकित्सा में सफलता के लिए सबसे बड़ा मंत्र है, वैल्यू है योग के, सब इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि यदि आप लोगों को इसमें कुछ सवाल, कुछ आप मेरे से जानना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। मेरा एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस होने वाला था, मेरी जानकारी के अनुसार, तो आप सभी को मैंने एक योग थेरेपी पर बेसिकली कुछ अपना अनुभव साझा करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे रोगियों की चिकित्सा करी और रोगियों की चिकित्सा में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस मुझे समझ आई वो आहार की समझ आई और वो षटकर्मों की समझ में आई, यानी शोधन क्रियाओं की समझ में आई। अब यदि इससे कोई आपका संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों का काफी समय ले लिया मैंने, मुझे 5 मिनट के लिए कहा गया था, लेकिन कब 15 मिनट हो गए पता नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आयोजक मंडल जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत। और वीरेंद्र जी को मैंने आपका पूरा परिचय भेजा था जी, वो हरियाणा से, अब उनकी लैंग्वेज जो हरियाणवी है और उस भाषा शैली में उन्होंने परिचय दिया था, तो शायद मुझे लगा कि डॉक्टर लगाना भूल गए हैं, लेकिन क्षमा चाहूंगा। और मैं सर के बारे में बताना चाहूंगा कि योगा थेरेपी में सर का एक बड़ा एक्सपीरियंस है, और मेरे अभी संरक्षक के रूप में भी आप कार्यरत हैं, और मुझे बड़ा गर्व है कि आपके सानिध्य में मुझे सीखने का अवसर मिल रहा है। साथ ही सर देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो कि योग के क्षेत्र में अपने आप में एक बड़ा नाम है, वहां पर भी सेवा दे चुके हैं एज ए प्रोफेसर, और वर्तमान में अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा जो है वहां पर अपनी सेवाओं से बच्चों को और जितने भी योगार्थी हैं, योग के विद्यार्थी हैं, उनको अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो सर आज हमारे कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए मैं अपनी ओर से, टीम की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं वीरेंद्र जी को निवेदन करता हूँ कि आज के जो हमारे वक्ता हैं उन्हें आप आमंत्रित करें। धन्यवाद सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़े ही विवेकता से ये वक्तव्य सुना हमारे डॉक्टर साहब का। अब जी आज के कार्यक्रम में हमारे बीच बहुत ही परम आदरणीय योगाचार्य अनीता ललवानी जी हमारे मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे, अपना वक्तव्य करेंगी। हमने मैडम जी की क्लास अटेंड की थी, बहुत ही अच्छा वक्तव्य उन्होंने, बहुत बारीकी से जानकारी हमें दी। आप मैडम अनीता ललवानी जी मास्टर इन योगा स्टडीज
थेरेपी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। और एक बड़ी ही खुशी की बात है, हमारी मैडम अनीता ललवानी जी जो कि यूनिवर्सिटी टॉपर है, बहुत ही प्रखर विद्वान। और मैडम अनीता ललवानी जी योगा थेरेपी में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में एक जाना पहचाना नाम है। और मैडम ललवानी जी ने एक योग फैकल्टी नवीन योग के नाम से, जिनके मैं फाउंडर है, उदयपुर राजस्थान में, बहुत ही काफी जानकारी वहां में देखने को, सुनने को, वीडियो के द्वारा यूट्यूब पर देखने को मिलती है। अब मैं आमंत्रित करूंगा योगाचार्य अनीता ललवानी जी को आए और अपना वक्तव्य, अपने विचार सभी के साथ साझा करें। मैडम अनीता ललवानी जी। नमस्कार आप सभी का। मेरी आवाज क्लियर है? सबसे पहले मैं अजय सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे मंच दिया ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। और जो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही और हमारे जीवन में बहुत काम भी आएगी। और उन्होंने सही बोला कि योग का जो दृष्टिकोण है बहुत व्यापक दृष्टिकोण है, उसे एक ही चीज में सीमित करना ये उसके लिए जस्टिस नहीं होगा। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे अभी जब से इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं तब से ऐसा मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे योगा का नाम आता है तो हम योगासन को आगे कर लेते हैं, मैट लेके पहुंच जाते हैं और योगा करके आ जाते हैं। तो मेरी भी आप सबसे यही है कि योग जो है बहुत बड़ा एक दृष्टिकोण है। केवल योगासन को ही योग मान लेना योग नहीं है, केवल थेरेपी को ही योग के साथ जोड़ लेना उतना उसका दृष्टिकोण नहीं है, उससे बहुत संकुचित हो जाता है। तो व्याधि मुक्त जीवन तो योग देता है, लेकिन साथ में समाधि तक भी पहुंचाता है वो योग। तो देखिए योग एक बहुत बड़ा अपने आप में एक दृष्टिकोण है जिसको आज मैं साझा करूंगी। आज का टॉपिक मेरा ध्यान से रिलेटेड है, मेडिटेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम आप सभी ज्ञानी हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और आपके भीतर भी कहीं ना कहीं गुरु तत्व मौजूद है। और मेरे भी जो गुरु हैं जिनसे मैंने दीक्षा प्राप्त की है, योग का ज्ञान प्राप्त किया है और पिछले 12 वर्षों से मैं ध्यान कर रही हूँ, तो उन्हीं गुरु शक्तियों को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। और सूक्ष्म रूप से मेरे विद्यमान जो गुरु हैं उनकी चरण वंदना करके इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। आप सभी आंखों को बंद कीजिए, कमर को सीधा करिए, श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए, मन को शांत कर लें। गुरु सत्ता का आह्वान करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को ओम। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। चलिए मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करूंगी आपको, कुछ पीपीटी के माध्यम से हम ध्यान के बारे में चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सत्र को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं कि ध्यान क्या है और हमारी लाइफ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है। वैसे मैं आज बात करूंगी चक्रा मेडिटेशन पे। और देखिए मेडिटेशन
बहुत सारी टेक्निक्स होती है उसकी, ध्यान की अलग अलग पद्धतियां होती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे हम गोवा जाने के लिए निकलते हैं तो कई लोग ट्रेन से आते हैं, कई लोग बस से आते हैं, कई लोग फ्लाइट से आते हैं, तो अलग अलग मार्ग हैं। लेकिन गोवा जाने के बाद में आपके जो मार्ग हैं उसका महत्व नहीं रह जाता कि आप किस प्रकार से आए। तो देखिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं और सभी जो तकनीकें होती हैं, सभी जो तरीके होते हैं वो अपनी तरह से बहुत अच्छे होते हैं, एडवांस होते हैं। लेकिन हमें जो सूट करे, हमें जो मार्ग अच्छा लगे उसको जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और उसमें से एक बहुत सारे, जैसे ओम मेडिटेशन है, साइक्लिक मेडिटेशन है, प्रेक्षा ध्यान है, समर्पण मेडिटेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, बहुत सारे ध्यान की अलग अलग पद्धतियां हैं। तो आज हम चक्रा मेडिटेशन पे बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पहले तो हम बात करें कि ध्यान की इतनी आवश्यकता क्यों है। तो जो हमारा लाइफस्टाइल है उस पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा उसका चेंज हो गया है। हमारा सोना उठना सभी कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। हम देर देर तक सोते हैं, लेट उठते हैं, तो काफी हमारी जो दिनचर्या है वो गड़बड़ा गई है। और उस दिनचर्या की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कल भी मैं इस सेशन से जुड़ी थी और अनिद्रा को जाना था, समझा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका भी। तो ये अनिद्रा जैसे बीमारी बहुत अभी सुनाई आ रही है। मेंटली डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो जीवन जीने का तरीका है काफी हद तक बदल चुका है। और ये वैज्ञानिक युग है, इसमें बहुत गति है, स्पीड है। उसके साथ साथ हम स्पीड में अगर आप चलते चले जाएंगे तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनसिक्योरिटी का भाव भी धीरे धीरे हमारे मन में आ रहा है कि असुरक्षा की भावना है कि क्या होगा, कैसे होगा। अभी कोविड पीरियड था पिछले टाइम, जब हम कितना डिस्टर्ब हो गए, काफी सारे लोग जैसे घरों में कैद हो गए, तो मेंटल डिजीजेस भी बहुत सारी, तनाव, स्ट्रेस, अवसाद, ये सारी चीजें दिखाई देने लगी कि ये सब क्या है और इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो आज मैं एक ऐसी बात पर आपको ले जाना चाहती हूँ जो दिखाई नहीं देता लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या पे उसका इफेक्ट बहुत होता है, और वो है थॉट पॉल्यूशन, जिसको हम वैचारिक प्रदूषण कहते हैं। देखिए आपने वाटर पॉल्यूशन सुना होगा, एयर पॉल्यूशन सुना होगा, सॉइल पॉल्यूशन सुना होगा, बहुत तरीके के प्रदूषण होते हैं। लेकिन एक वैचारिक प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि दिन भर हम किस प्रकार के थॉट्स करते हैं उसका हमारे डे टू डे लाइफ पे उसका इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है। और लगातार हम एक के बाद इतना विचार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भीड़ बन गए हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को हम खो से जा रहे हैं। और ऐसा ज्यादातर दिखाई देता है कि भीड़ वाले इलाकों में या फिर मेगा सिटीज, बड़ी सिटीज है जहाँ पर रश बहुत है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अस्तित्व है हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और अत्यधिक विचारों की वजह से जो चीज है वो उसको हम पहुंच नहीं रहे हैं। तो योगा जो है वो एक ऐसा माध्यम है स्वयं से जुड़ने का, अपने अस्तित्व को पहचानने का। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि ये टेक्निक हमारी भारतीय संस्कृति की देन है जिससे हम वापस लौट सकते हैं, इस वैचारिक प्रदूषण को हम दूर कर सकते हैं। और दिन भर में किस तरह के विचार आते हैं, देखिए महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन के दूसरे सूत्र में कहा है कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। वृत्ति क्या है? वृत्ति एक विचार है जो आपको योग से दूर करती है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है अपने मार्ग से, आपकी एकाग्रता को भंग करती है। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि जो वृत्तियां होती हैं वो 5 होती हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती हैं। देखिए ऐसे विचार जो पॉजिटिव हैं, जो आपको योग के मार्ग में इन्वॉल्व करें, वो अच्छे विचार हैं। ठीक है, वो हो गए आपके अक्लिष्ट विचार। कुछ ऐसे विचार होते हैं जो आपको डाइवर्ट करते हैं दूसरी चीजों में, व्यसनों में या इस तरह की चीजों में, पार्टीज में या मौज मस्ती करने के लिए बोलते हैं, इस तरह के भी थॉट्स होते हैं। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ना हमें अच्छा विचार चाहिए ना हमें बुरा विचार चाहिए, हमको तो थॉटलेसनेस की स्टेट चाहिए, हमको तो निरोध की अवस्था चाहिए जहां पर योग घटित हो। उन्होंने बहुत अच्छे मार्ग बताया, अभ्यास वैराग्य का एक मार्ग बताया, अष्टांग योग का मार्ग बताया, क्रिया योग का मार्ग बताया कि योग दर्शन में बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं, मेडिटेशन है, ताकि आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि अच्छे बुरे विचारों को दूर कैसे करेंगे हम? सकारात्मक विचारों से। लेकिन धीरे धीरे हमें सकारात्मक विचारों से भी दूरी पानी होगी क्योंकि जो विचार है वो हमारे ऊर्जा को नष्ट करता है।
ठीक है। अगर हम दिन भर में विचार करते हैं तो आपको फील होगा कि हम थके थके से फील कर रहे हैं। आप जब ध्यान में बैठेंगे तब भी आपको विचार आएंगे और आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और 10 मिनट में ही उठ जाएगा कि नहीं, ध्यान व्यान हमसे नहीं होता। ठीक है, तो पहले तो समझिए कि आपके थॉट्स कैसे हैं, दिन भर आप किस तरह के थॉट्स कर रहे हैं, आपकी संगत कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, कहाँ आपको चेंज लाना है ताकि आप प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, कई बार अपन कहते हैं कि जैसे तनाव है, तनाव को कम करने के लिए हम एडिक्शन करते हैं, ड्रग्स का सहारा लेते हैं या फिर हिल स्टेशंस पे जाते हैं, वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लेवल कम हो। क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं हो सकता है। कुछ देर के लिए आपको शांति महसूस होगी लेकिन लंबे समय तक आपको शांति की अवस्था ये आपको नहीं दे सकता है। ठीक है, तनाव तो अपनी जगह पर ही रहेगा, कुछ देर हम भूल जाएंगे। लेकिन आजकल होता क्या है, वीकेंड्स पे भी इतना रश होता है, भीड़ होता है, फिर से आप एक भीड़ से निकल करके दूसरी भीड़ में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, स्वयं से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर ही अथाह ज्ञान का भंडार है, अथाह शांति का भंडार है। उस तक पहुंचने के लिए ध्यान एक अच्छा माध्यम है। तो आज मैं चक्रा मेडिटेशन में बात करूंगी जिसके माध्यम से हमारे वैचारिक जो आभामंडल में जो विचारों का प्रदूषण है, जो हमें दिक्कत दे रहा है, उसको भी क्लीन करेगा और उसकी नॉलेज हमें आगे तक काम आएगी। जब हम ध्यान करेंगे तो वो चीज आपको मिलेगी। चलिए, मेडिटेशन पहले हम समझते हैं कि भाई मेडिटेशन क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, सिंपल सी अगर परिभाषा अगर हम लें तो वर्तमान में रहना ही ध्यान है, जहां पर ना भूतकाल के विचार है, ना पास्ट के विचार है, ना फ्यूचर की चिंताएं हैं, आप एकदम रिलैक्स हैं, मध्य में हैं, वो चीज जो है वो आपकी कहलाएगी वर्तमान में। ठीक है, क्योंकि जो भूतकाल के भी एक विचार होंगे, उसमें भी आपकी एनर्जी जाएगी, भविष्य काल के भी आप विचार करेंगे, स्ट्रेस करेंगे, तब भी आप इनबैलेंस हो जाएंगे। तो हमको थॉटलेसनेस की स्टेट चाहिए जिसमें हम ध्यान में इजीली उतर सके और हमें ध्यान के बेनिफिट स्पिरिचुअल लेवल पे मिल सके। देखिए, जब हम स्पिरिचुअल लेवल की बेनिफिट की बात करते हैं तो बाकी के बेनिफिट ऑटोमेटिकली, जैसे सर ने बताया था, कि बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि योग का जो उद्देश्य है बहुत बड़ा है। आप बस इस मार्ग को अवलंब करिए, रास्ते में सब कुछ मिलेगा। एक ट्रेन में बैठने के बाद बहुत अच्छे सीन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अच्छे सुंदर पेड़ आ रहे हैं, वृक्ष आ रहे हैं, हाईवे दिख रहा है, तो वो सब बाय प्रोडक्ट है, वो आपको मिलता जाएगा। उसकी जो ब्यूटी है वो आपको मिलती चली जाएगी, बस मार्ग पर चलने की देर है। तो इसके साथ ही जो सिंपल सी डेफिनेशन हमने जानी कि वर्तमान में रहना ही ध्यान है, ताकि विचारों के माध्यम से हमारी ऊर्जा नष्ट ना हो। और अगर ऐसी थॉटलेसनेस की स्टेट में हम रहेंगे तभी जाकर के हमारी जो इनर इंजीनियरिंग स्टार्ट होगी, अंदर की यात्रा हमारी स्टार्ट होगी। तो अब बात करते हैं कि भाई ध्यान के फायदे क्या है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आजकल फायदों के पीछे भाग रहा है। जब तक आप उनको फायदे ना दिखाओ तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो आपको फिजिकल लेवल पे फिटनेस तो आएगी ही आएगी, क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपका अर्थ से कनेक्शन होगा और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, हेल्दी होगा, और मटेरियल लेवल भी आपका अच्छा होगा। भौतिकता से आप दूर जाएंगे, आप में एक सेटिस्फेक्शन डेवलपमेंट होगा। आप जो चीज आपके पास है उसमें आप खुशी का अनुभव करेंगे। ऐसी सोच भी, ऐसा दृष्टिकोण भी मिलता है। इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ तो है ही, क्योंकि अगर देह आपका अच्छा स्ट्रांग हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका मन भी नियंत्रण है, मन में एकाग्रता डेवलप करता है ध्यान, आपको शांति की तरफ ले जाता है। और मन बहुत चंचल होता है, अगर ये मन ही स्थिर हो जाए तो धीरे धीरे आपका फिजिकल जो बॉडी है उस पर भी उसका इफेक्ट आता ही है। साथ में जो कहें स्पिरिचुअल लेवल पे जो बेनिफिट मिलती है, जो आनंद की अवस्था मिलती है, जिसमें हम आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को, चेतना शक्ति को हम समझ सकते हैं। तो इस तरह की जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे जीवन में आती चली जाती हैं। अब बात करेंगे कि मेडिटेशन के पीछे साइंस क्या है। देखिए, ध्यान भी एक विज्ञान का ही अंग है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और कहें योग और आर्ट्स और साइंस दोनों का एक मिला जुला रूप है, कला और विज्ञान दोनों का ही उसमें इफेक्ट दिखता ही है। तो सबसे पहले अगर हम साइंस ऑफ मेडिटेशन समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे बातें आगे हम पढ़ेंगे जिसकी चर्चा हम करेंगे, जैसे कि वैश्विक चेतना क्या होती है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, ऑरा क्या है, प्लेक्सिस क्या है और चैनल्स क्या है, इन सब पे हम बात करेंगे। तो देखिए, वैश्विक चेतना क्या है। देखिए, वैश्विक चेतना वो चेतना जो
कण कण में व्याप्त है, ये ब्रह्मांड चलायमान है, जहाँ से हमारा उद्गम हुआ है वहाँ उसको बोलते हैं वैश्विक चेतना। अब ये वैश्विक चेतना एक ऑर्डर से काम कर रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, सूर्य का अपने स्थान से उगना, अपने नियत समय पे अस्त होना, ये सब क्या है? एक कली का फूल बनना। देखिए सब कुछ अपने आप बैलेंस होते चलता रहता है, कांटों में भी सुंदर सा फूल खिलना, ये सब चीजें होती रहती है, वैश्विक चेतना के अंतर्गत होती है और हम उसी वैश्विक चेतना के ही पार्ट हैं। अगर परमात्मा अगर बाहर है तो आत्मा के रूप में हमारे इस देह के भीतर निहित है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं वैश्विक चेतना। लेकिन वैश्विक चेतना को दूर कौन करता है? हमारे विचार। हम अत्यधिक विचार करते हैं तो हम हो क्या रहा है, हमारी प्रकृति से हमारा कनेक्शन टूट रहा है, ठीक है, हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जा रहा है, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, चिड़ियाओं की चहचहाट नहीं सुन रहे हैं, सूर्य के उदय होने को नहीं देख रहे हैं, प्रकृति को, नेचर को हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। हम बहुत लेट उठेंगे तो क्या होगा, ब्यूटी, हम नेचर की जो ब्यूटी है उससे रूबरू नहीं होंगे। तो वैश्विक चेतना से दूरी कौन बना पा रहा है? हमारे स्वयं के विचार, जिसको मैंने बोला वैचारिक प्रदूषण इतना ज्यादा है कि हम स्वयं से तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वैश्विक चेतना से भी हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यान करेंगे तो उस यूनिवर्सल लाइफ फोर्स से भी आपका कनेक्शन धीरे धीरे बनने लगेगा। देखिए, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, हमारा अस्तित्व उससे अलग नहीं है, ठीक है ना। तो उसको जाने बगैर, मतलब वैश्विक चेतना को समझे बगैर ध्यान पर बात करना अधूरी रहेगी, क्योंकि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमें उस वैश्विक चेतना से कनेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति की या कुंडलिनी एनर्जी की, और आपने भी ये शब्द सुना ही होगा। पूरा हठ योग इस पर निर्भर है, तंत्र योग इस पर निर्भर है, क्योंकि कुंडलिनी वो शक्ति है जो हमारे शरीर में निहित होती है और उसके जागृत होने से अनेकों फायदे होते हैं, अनेकों स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में हमारे शरीर में विद्यमान है। और हठ योग का भी यही उद्देश्य रहता है कि कैसे भी करके वो कुंडलिनी जागरण हो जाए, प्राण का जो संचार है वो मध्य में प्रवाहित हो जाए और कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाए, जिसके माध्यम से जो सप्त चक्र हैं वे जागृत हो जाए, ठीक है। तो कुंडलिनी एक एनर्जी है, बेस है लाइफ फोर्स का, उससे हम जुड़े, उसको हम समझें। इसका जो स्थान होता है वो मूलाधार चक्र के पास होता है, वहीं ये स्थित होती है। सर्पिलाकार एक शक्ति होती है, 3.5 कुंडली लिए एक सर्प होता है जो निष्क्रिय अवस्था में है, जैसे ही वो जागृत होगा उसकी ऊर्जा हमारे ऊपर उठेगी, ठीक है। तो ये एक जागरण है। जैसे मैं बताऊं कि आपको हठ योग पहले समझाऊंगी, ह और ठ क्या होता है, हकार और ठकार, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का एक होना ही हठ योग की श्रेणी में आता है। क्योंकि कई लोग हठ योग को भी समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि जबरदस्ती जो हम योग करते हैं उसको हठ योग कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य स्वर जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है और जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, हमारा जो स्वर का विज्ञान है, इसी में ही प्राण का संचरण होते रहता है। कभी हमारी सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है, कभी लेफ्ट स्वर हमारा एक्टिवेट रहता है। तो प्राण का जो संचार है वो मध्य नाड़ी में नहीं रह पाता, और हठ योग का उद्देश्य रहता है कि आसनों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, बंध के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा ये धीरे धीरे जो ऊर्जा है यह मध्य नाड़ी में प्रवाहित हो जाए, जिससे कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाए। तो इस यही हठ योग का एक मूल उद्देश्य है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना। और इसके जब ये जागृत होती है तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्वास्थ्य लाभ तो हमको मिलता ही है, और गाइडेंस मिलती है हमारे सोल के अंदर। हमारी आत्मा ही हमारी गुरु होती है, क्या सही है क्या गलत है, इसका जो बात है वो अंदर से ही हमें उसका मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। बहुत बड़ी बात है कि आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं रहेगी। जब आप ध्यान की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आपकी आत्मा ही आपकी गाइड होगी, जो वो बताएगी वो बेस्ट बताएगी। आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपकी डिसीजन पावर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और आपका इंट्यूशन जो चित्त शक्ति कहें वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। बात करते हैं कि आभा मंडल क्या होता है, ऑरा किसे कहते हैं। तो ऑरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे शरीर के चारों तरफ स्थित रहता है। सूक्ष्म शरीर उसको कह सकते हैं, विचारों का शरीर हम कह सकते हैं, कि जिस प्रकार के हमारे विचार होते हैं वैसे हमारा ऑरा होता है। जिस प्रकार से हम भीतर से होते हैं वो ही ऑरा बयां करता है। देखिए, आप किसी स्थान पर जाते हैं, कहीं जाकर आपको अच्छा नहीं लगता है, कहीं जाकर वो बहुत अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति से मिलकर आपको बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति से मिलकर आपको अच्छा नहीं। इसका मतलब उसका ऑरा, उसके आभा मंडल ने आपको प्रभावित किया।
ठीक है ना। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होते रहता है, हम किस प्रकार के विचार करते हैं। लगातार आपने नेगेटिव थॉट्स किए तो ये ऑरा आपका धीरे धीरे खराब होने लगता है और धीरे धीरे स्वास्थ्य पर, मन पर उसका इफेक्ट आता है और शरीर जो है वो व्याधि युक्त हो जाता है। देखिए देह पे कोई अगर बीमारी आती है तो जो मेडिकल साइंस है वो चेक करके बता देता है कि भाई ये आपको प्रॉब्लम है, लेकिन जो योगी होगा वो आपके ऑरा को देख करके, अपनी शक्ति, अपनी इंद्रियों से देख करके बता सकता है कि भाई आपका ऑरा ऐसा है और आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो योगी तो बिना टच किए भी बता सकता है कि आने वाले समय में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑरा जो है एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है और वर्तमान में बहुत प्रचलन में भी है, क्योंकि इसके बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है कि ऑरा की पिक्चर्स लेकर के आपको बताया जा सके। कलर थेरेपी दी जाती है, रंगों से बताया जाता है कि आपका लेवल कैसा है, और एक कर्लियन फोटोग्राफी आती है, दोनों हाथ मशीन पे रखने होते हैं, उस प्रकार से आपका ऑरा का पिक्चर निकलता है। इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं जो टेस्ट करते हैं कि भाई ऑरा कितने फीट तक है, कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या और थॉटलेसनेस की अवस्था में अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो ऑरा एक बहुत अच्छा भी होता है। जिसका स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई होगा उनका ऑरा बहुत अलग होगा। तो ये एक आभा मंडल है। देखिए हम जितने भी गुरुजन या भगवान के फोटो के पीछे एक सर्कल देखते हैं तो ये वो शो करता है कि इनका ऑरा इतना पवित्र था, प्योर था, क्योंकि हम मूलतः भीतर से जैसे होंगे वैसे ही प्रतिबिंब हमारा दिखेगा। देखिए हम कितना भी नाटक कर ले, हमारी लाइफस्टाइल कैसी भी हो, हम कितना भी शो कर लें, लेकिन देखिए जो आप भीतर से हैं वैसे ही अभिव्यक्त होंगे, ये तो तय है, क्योंकि आपका ऑरा बदला नहीं जा सकता। अंगूठे की छाप नहीं बदल सकते, वैसे भी आपका ऑरा नहीं बदल सकता। अब ये ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इस आभा मंडल पे आपका फर्क पड़ता है। आपका जैसे जितनी ज्यादा देर आप थॉटलेसनेस की अवस्था में रहेंगे तो भी आपका ऑरा क्लीन होगा, बड़ा होगा, हेल्दी होगा। ठीक है ना। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि चक्रास के बारे में। देखिए शरीर में बहुत असंख्य संख्या में चक्रास हैं। तो जहां पर नाड़ियों के गुच्छे हो जाते हैं, एक प्लेक्सिस का रूप ले लेते हैं, चक्र का रूप ले लेते हैं, और उस कारण उसमें प्राण का संचरण नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो धीरे धीरे उन नस नाड़ियों में भी उस प्राण का संचार होने लगता है। लेकिन मुख्यतः 7 ऐसे चक्रास हैं जिसको मेजर चक्रा कहा जाता है, मुख्य चक्रा कहा जाता है, और जो शरीर स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल सिचुएशन रहती है उनकी, तो मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक उन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो चक्रा है हमारा चक्रा है रूट चक्रा, जिसको हम मूलाधार भी कहते हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके सबसे नीचे का जो चक्रा है। पुरुषों में कहें तो पेरिनियम के पास है, महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के पास स्थित होता है ये चक्र। जब आप सुखासन में बैठते हैं, एक स्थिर अवस्था में बैठते हैं, पैरों को थोड़ा सा खोल करके बैठते हैं, तो ये मूलाधार चक्र है वो धरती से स्पर्श करता है। और ये सारे चक्रास के ऊपर ग्लैंड्स भी जुड़ी हुई होती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी जुड़ा हुआ होता है। अगर आप ध्यान करते हैं तो हार्मोन भी बैलेंस सीक्रेट होते हैं और इन चक्रास को, बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो एंडुलर ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर ये चक्र दूषित है तो बीमारियां भी, जैसे कैंसर होना, पाइल्स होना, एड्स होना, बवासीर होना, सेक्स रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस प्रकार की अगर डिजीज है तो मूलाधार चक्र का दोष हो सकता है। और अगर आपके थॉट्स अच्छे नहीं हैं, तो अनैतिक आपके थॉट्स हैं, तो भी इस चक्र पे बहुत गलत प्रभाव आता है। और देखिए अध्यात्म की शुरुआत करनी है तो फर्स्ट चक्रा से ही होगी, मूलाधार चक्रा से ही होगा। गणेश इसका तत्व रहता है। भारतीय संस्कृति में कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो हम आराधना किसकी करते हैं? गणेश देव को मनाते हैं, क्योंकि वो शुद्धि के, पवित्रता के द्योतक हैं, पवित्र है वो। तभी एंट्री मिलेगी आपको आगे का कार्य अच्छा करने के लिए। तो मूलाधार चक्र भी ऐसा ही है कि अगर आपके थॉट्स अच्छे नहीं हैं, नैतिक नहीं है, तो आपको इस चक्र पे दोष हो सकता है और फिर ये चक्र खराब होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थ पर बैठिए। इसका जो तत्व रहता है वो अर्थ इसका तत्व रहता है, ताकि पृथ्वी पर देखिए बैठकर ही हम योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो हमारे शरीर को संतुलित करती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बैलेंस करती है और विचारों को नष्ट करती है। तो और इसका जो बीज मंत्र है वो लम है। तो कुछ देर जमीन पर बैठकर आपको 5 से 10 मिनट आप लम का उच्चारण करेंगे तो मूलाधार चक्र पर उसका इफेक्ट होगा। देखिए
हठ योग में भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है कि कोई ताला आपको खोलना है तो चाबी उसकी होनी चाहिए, तभी वो ताला खुल पाएगा। तो इसी प्रकार से जो चक्रास होते हैं उनके बीज मंत्रास भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो जब आप लम का उच्चारण करेंगे, पृथ्वी तत्व के सानिध्य में जाएंगे, तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट होने लगेगा। तो आप जितना हो सके कनेक्शन अपना अर्थ से रखिए। कहते हैं ना, पृथ्वी पर रहो, भूमि से जुड़े रहो। पृथ्वी माता अपनी जड़ है, उससे जड़ को काटे बिना अपना विकास नहीं हो सकता। ठीक है, आजकल हम घरों में चप्पल पहन के घूमते हैं और सोफा पे बैठते हैं, पलंग का इस्तेमाल करते हैं, तो पृथ्वी से कनेक्शन धीरे धीरे कम हो गया है। तो उससे अगर आप कनेक्शन बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपके नेगेटिव थॉट्स भी कम होते गए हैं, आपकी जो अनैतिक विचार हैं वो भी दूर हो रहे हैं। और आप कुछ देर जमीन पर बैठना प्रारंभ कीजिए और देखिए आपके दिनचर्या में क्या सकारात्मक परिवर्तन होता है। अद्भुत परिवर्तन होगा। पर आप नियमित 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप जमीन पर बैठिए। और ध्यान करने के लिए तो हम जमीन पर बैठते ही हैं, और अगर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठिए, दोनों पैरों को जमीन पर रखिए, आंख बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए, लम का उच्चारण करें, तब भी आपको इस चक्र पर बहुत फायदा होगा। इसके साथ हम जानेंगे स्वादिष्टान चक्र, जो कि मूलाधार चक्र से ऊपर स्थित है और नाभि जहां पर स्थित उससे थोड़ा नीचे स्थित है। स्वादिष्टान चक्र जेनाइटल्स के पीछे स्थित होता है और इसकी जो फिजिकल डिजीज है, डायबिटीज हो सकती है आपको। और क्यों? क्योंकि अत्यधिक विचार जब हम करते हैं, अत्यधिक तनाव हम जब करते हैं, तो देखिए डायबिटीज ऐसी मधुमेह बीमारी होती है, स्ट्रेस का ही रीजन है। सारी जो बीमारियों की जो जड़ है वह तनाव ही है। एक्सेसिव थॉट्स आप करते हैं तो ये चक्र आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और इसका जो तत्व है, देखिए हमारे जो तत्व 5 है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारे चक्रों से भी जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना, पिंडे ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे पिंडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो प्रकृति में है वो हमारे भीतर निहित है। तो वाटर जो एलिमेंट है वो यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। तो पानी आप ज्यादा पिए और पानी से हमारा कनेक्शन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, इस चक्र को ऊर्जा मिलेगी। वम इसका बीज मंत्र है, उसकी भी कुछ देर आप चैंटिंग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो पानी का इंटेक ज्यादा कीजिए। इसके साथ ही हमारे शरीर में हमारे वेट का, हमारे वजन का 75-70% पानी हमारे अंदर भी निहित है। और जब आप ध्यान करते हैं तो पानी में एक सकारात्मक चेंज आता है, पानी के क्रिस्टल लेवल में चेंज आता है। और जब आप क्रोध करते हैं तो उसका भी बैड इफेक्ट हमारे पानी के क्रिस्टल पे पड़ता है। और 3 दिन तक, देखिए एक बार किया गया छोटा सा क्रोध भी आपको आगे 3 दिनों तक उसका बैड इफेक्ट रहता है। तो उसका ध्यान रखें कि आप क्रोध ना करें, मन को शांत करें, अच्छी अवस्था में पानी पिएं। और जब आपको बहुत अधिक विचार आ रहे हैं तो एक टेक्निक ये भी है कि आप नमक युक्त पानी से नहा भी सकते हैं, ताकि आपका ऑरा क्लीन हो। आप जैसे बाहर से कहीं घूम करके आए हैं, अत्यधिक विचार आ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आप मुट्ठी भर नमक लीजिए, पानी बाल्टी में डालिए और उसको नहा लीजिए, वो भी आपके ऑरा क्लीन करते हैं। तो देखिए 75% पानी हमारे अंदर है और अर्थ पर भी, भूमि पर भी, पृथ्वी पर भी 75% पानी है। तो देखिए जो है प्रकृति में निहित है वही चीज हमारे अंदर निहित है। और पूर्णिमा पे देखिए सबसे ज्यादा ज्वार भाटे उठते हैं, क्योंकि पानी के साथ उसका कनेक्शन बढ़ जाता है, चंद्रमा और पानी का कनेक्शन बहुत, तो वही इफेक्ट हमारे भीतर भी होता है। जो प्रकृति में चेंजेस आते हैं वही हमारे अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो पूर्णिमा के दिन अगर हम ध्यान करते हैं तो उसका बेनिफिट और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पानी के वाटर क्रिस्टल में चेंज आता है, एक सकारात्मक परिवर्तन आता है और उसके बाद कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है। तो आप अगर पूर्णिमा के दिन ध्यान करेंगे तो उसका इफेक्ट 15 दिन तक रहेगा, फिर शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा। तो ऐसे आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, अपने आभा मंडल को क्लीन कर सकते हैं। तो पानी के साथ आप कनेक्शन बनाए रखिए। साथ में ये भी दिखाया गया है कि पानी में किस प्रकार की संवेदनाएं डाली जा सकती है। अगर आप अच्छी बातें बोलते हैं तो उसका भी सकारात्मक प्रभाव आपके देह पर पड़ता है, और अगर आप नकारात्मक बातों के माध्यम बनते हैं तब भी उसका बुरा प्रभाव आपके शरीर पर तो पड़ता ही है। और हम जिससे करते हैं समाज में भी ऐसा वैचारिक प्रदूषण बढ़ता चला जाता है। आप देख सकते हैं कि हमने एंजल वर्ड बोला, डेविल बोला, तो किस प्रकार के पिक्चर्स आपके सामने, हमने सॉफ्ट बोला तो एक सुंदर क्रिस्टल बन गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजों पर प्रूफ हो चुका है, एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि पानी में भी एक अच्छी संवेदनाएं डाली जा सकती हैं। इसके साथ हम बात करेंगे नाभि चक्र पर, और नाभि इसका केंद्र है, इसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। पैंक्रियास से जुड़ा हुआ है और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पेट संबंधी रोग हो सकते हैं अगर ये चक्र गड़बड़ है, तो कॉन्स्टिपेशन होना, अपच होना, पेट दर्द होना, पेट की अनेकों समस्याएं आपको घेर लेती हैं। तो इसीलिए इस चक्र को, अगर आप डिससेटिस्फेक्शन रखते हैं लाइफ में, असंतुष्ट हैं, तो ये आपको
चक्र दूषित ही रहेगा। इसीलिए जो भी आपके पास है उसमें अगर आप सेटिस्फेक्शन का गुण डाल देते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो धीरे धीरे ये चक्र विकसित होने लगता है। और फायर इसका एक एलिमेंट होता है कि आप अग्नि तत्व से भी जुड़े रहें, ठीक है। जितना आप अग्नि तत्व से जुड़े रहेंगे, अग्नि आपको बैलेंस करती है, आपके विचारों को नष्ट करती है। और साथ ही आप अगर रम का उच्चारण करते चले जाएंगे, राम राम, कुछ देर आप रम का उच्चारण करेंगे, तब भी ये नाभि चक्र आपका विकसित होगा। और अग्नि से आपको कैसे कनेक्ट होना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हर जगह अग्नि तत्व विद्यमान रहता ही है, कहीं दिए के रूप में, कहीं कैंडल के रूप में, यज्ञ के रूप में, लोबान के रूप में धूप करते हैं हम लोग, ताकि वे हमारे ऑरा को शुद्ध करें, क्योंकि अग्नि बहुत पवित्र होती है। और अग्नि जब प्रज्वलित होती है, हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तब भी उसका बहुत सकारात्मक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, यज्ञ आदि का प्रभाव पड़ता है, हमारे ऑरा को क्लीन करता है। तो ये नाभि तत्व से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ ही हम हर रिचुअल्स में भी इन सब चीजों का, अग्नि तत्व का रखते ही हैं। और साथ ही अगर आप सूर्य नमस्कार का डेली 10 से 12 बार इसका अभ्यास करें, तो भी आपका जो ये सोलर प्लेक्सस है, ये नाभि चक्र बहुत अच्छे से विकसित होगा। और सूर्य नाड़ी पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और ये चक्र आपका हेल्दी होगा। डाइजेस्टिव संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो दूर होगी। तो नियमित आप सूर्य के सानिध्य में सूर्य नमस्कार करें, उगते सूर्य को देखें। 10 से 15 मिनट आप सूर्य मेडिटेशन कर सकते हैं कि सन के सामने बैठ करके आप उसमें ऊर्जा ग्रहण करें, चक्रास का चैंटिंग करें और सूर्य नमस्कार करें, तो आपको बहुत अत्यधिक बेनिफिट आपको मिलता चल जाएगा। पहले अपन घरों में आरती भी रोज किया करते थे, तो जब अपन आरती करते थे तो वो भी इनडायरेक्टली आपकी ऑरा ही क्लीन हो रहा है। अग्नि आपको प्योर कर रही है, आपके विचारों को नष्ट कर रही है। आप एक बार गंगा की आरती में चले जाइए, किसी भी आरती में आप चले जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत हल्कापन लगेगा कि ऐसा क्या उस आरती में घटित होता है कि आप दिन भर जो भी थॉट्स करते हैं वो उस आरती के टाइम एकदम निर्विचार अवस्था हो जाती है। अग्नि तत्व उसको जला करके समाप्त कर देता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं हार्ट चक्रा की ओर। और हार्ट चक्रा जो है वो छाती के मध्य स्थित है। यम इसका बीज मंत्र है। और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, अगर ये चक्र खराब है तो हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ी बात कि इनसिक्योरिटी की भावना, असुरक्षा की भावना रहती है कि ये आगे बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा होगा, इस तरह के बहुत सारे थॉट्स हम लिए रहते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको फर्क कहाँ पड़ रहा है, आपके हार्ट पे उसका इफेक्ट आ रहा है, आपको उस समय पता नहीं चलेगा, लेकिन इस तरह की छोटी सोच जो होती है बहुत हमको संकीर्ण कर देती है। तो इनडायरेक्टली हमारे हार्ट पर उसका इफेक्ट पड़ता है। फियर होना, डर लगना, अत्यधिक स्ट्रेस होना, तो हार्ट आपका ब्लॉक हो जाता है। तो आपको सेफ रहना है, फेथ करना है कि मेरा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। आप अगर इस तरह की भी अपने साइन अपने ब्रेन को देंगे कि नहीं मेरा बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे आपका जो हार्ट चक्र है वो विकसित होगा। और प्रेम तत्व को बढ़ाइए, सभी के प्रति एक प्रेम का भाव रखिए, किसी के प्रति आप बुरा भाव ना रखें, उसको कन्वर्ट करें प्रेम के साथ। तो धीरे धीरे आप देखेंगे काफी आपके हार्ट पर चेंजेस हुआ है। धीरे आप एक्सरसाइज कीजिए, खुले में घूमिए। और इसका जो तत्व होता है, जैसे आपने देखा नाभि का जो तत्व था वो अग्नि तत्व था, तो इसका जो तत्व होता है वो वायु तत्व होता है। तो खुले में सैर करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, ताकि आपका जो ये हार्ट चक्र है पूर्ण रूप से विकसित हो सके, विशाल हो सके, उसके मन में असुरक्षा की भावना न रहे। तो आप जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, वॉक कीजिए, अपनी आत्मा के साथ रहिए, कुछ देर शांत रहिए, धीरे धीरे आप में चेंजेस आते चले जाएंगे। तो वायु के सानिध्य में रहिए, फ्रेश एयर के सानिध्य में रहिए, और वायु तत्व आपका अगर अच्छा होगा तो हार्ट पर उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं थ्रोट चक्रा पे, जो कि गले पर स्थित है, थायराइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, गले से जुड़ा है। तो इसमें गले के संबंधित रोग हो सकते हैं अगर ये चक्र दूषित है तो। और कई बार हमको फेम नहीं मिलता है, असफल हम रहते हैं, तो भी ये चक्र दूषित होता है। और अगर ये चक्र ब्लॉक है तो हम कुछ भी काम करेंगे उसमें इतनी सफलता हमको नहीं मिलेगी, या फिर हम ज्यादा देर आत्मग्लानि में रहते हैं। तो इस प्रकार की हमारी चीजें हैं, तो वो गले से बहुत रिलेटेड होती हैं। तो हमको जब हम ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे ये चक्र भी हमारा विकसित होगा और क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर कृष्ण का भी स्थान है, क्योंकि कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त माना जाता है। तो जैसे ये चक्र आपका विकसित होगा तो आपका ध्यान क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा, आप कुछ नया क्रिएट करेंगे, आप कुछ ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग्स करेंगे और सिंगिंग करेंगे, आपकी वॉइस में चेंज आ जाएगा। अगर आप नियमित ध्यान करते हैं
तो रेगुलर आप करते करते आप अनुभव करेंगे कि आपकी वॉइस में बदलाव आया है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आपको लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना। जिस लेवल से आप बात कर रहे हैं उस लेवल के लोग भी समझ पा रहे हैं उस चीज को, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये थ्रोट चक्र का विकसित होने के बाद बहुत बेनिफिट्स भी मिलते हैं और गले के संबंधी जो रोग हैं वो दूर होते हैं, गले को स्ट्रेंथ मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए हम छोटी छोटी बातों पर आजकल झूठ बोलने लगे हैं, फोन पे कुछ और बोलते हैं, मतलब होता है ना, तो ऐसे उस समय कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन धीरे 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 देखिए जो चीज आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भीतर तो स्ट्रॉन्ग स्टोर हो ही रही है, कहीं ना कहीं तो उसका संचय हो ही रहा है, तो आपका गले पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप झूठ मत बोलिए, सदैव सच का पालन कीजिए, क्योंकि देखिए जब भी आप अष्टांग योग में भी जाएंगे, महर्षि पतंजलि ने भी यम और नियम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, अष्टांग योग के बेस के रूप में बताया कि भाई वो आधार है, यम नियम को के पालन किए बिना आप फिर आसन पे चले जाएं ऐसा संभव नहीं है। आसन पर आप जा सकते हैं लेकिन उतना 100% उसका जो बेनिफिट है आपको नहीं मिलेगा, तो उससे पहले आपको यम नियम का पालन करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यम में क्या है, सत्य, अहिंसा, ये सब चीजें आपके भीतर होनी चाहिए, तब जाकर के ये जो आपके सभी चक्रास है वो भी बैलेंस होंगे और गले पर उसका इफेक्ट होगा। तो हमारा जो अंतिम तत्व था आकाश तत्व, वो इस विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है। अगर आपको गले से संबंधित कोई रोग है तो आप आकाश का दर्शन कीजिए, आकाश विराट है और उस विराट स्वरूप को अपने भीतर अनुभव कीजिए, उस विराट तत्व को जगाइए, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, अपने शरीर से उठ करके बियॉन्ड उठ करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए ताकि आपके गले को स्ट्रेंथन मिल सके, शक्ति मिल सके। और झूठ बोलने से बचिए। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है, कुछ अपनी लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे तो धीरे धीरे चक्रास को उसका सकारात्मक असर पड़ेगा। और इसके साथ ही हम जो बीज मंत्रा होता है उसका आप चैंट कीजिए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही इसके ऊपर जो होता है थर्ड आई चक्रा होता है, और त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं इसको, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं त्रिवेणी संगम? क्योंकि 3 नाड़ियां, जो सूर्य नाड़ी है और जो चंद्र नाड़ी है और जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसका मिलान बिंदु है, बीच का केंद्र है आज्ञा चक्र। देखिए इसको हम कभी खाली नहीं रख सकते, भारतीय संस्कृति में इसकी बहुत महत्व है। हम बिंदी लगाए रखते हैं, चंदन का यूज करते हैं ताकि आज्ञा चक्र हमारा दूषित ना हो। और नर्वस सिस्टम से जुड़ी भी समस्याएं आपको हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, बहुत सारे मानसिक रोग आपको हो सकते हैं। तो इस चक्र को आप शुद्ध रखिए, प्योर रखिए, क्योंकि आंखों के पास ही है ये चक्र और आंखों से आप 80% तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब देखिए अगर आपका चित्त नकारात्मक जगह है तो आधी ऊर्जा तो आप वहीं से ग्रहण कर लेते हैं। देखिए बीच में कोरोना फैला था लेकिन उसकी बहुत सारे मैसेजेस जब हो जाते हैं और एक ही चीज को हम बार बार रीड कर रहे हैं तो उसका बुरा इफेक्ट हमारे आज्ञा चक्र पर पड़ता ही है और इनडायरेक्टली हम उस बीमारी से भी जुड़ जाते हैं और वो धीरे धीरे हमारे शरीर पर भी होने लगती है। तो इस चक्र को आप शुद्ध रखिए, क्लीन रखिए और गुरु का स्थान इस पर रहता है, इसलिए इसको भी खाली नहीं रखते हैं, आप तिलक लगा के रखिए। पहले के लोग तो हमेशा चंदन लगाए रखते थे, महिलाएं बिंदी लगाती थी, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी चीजें थी, टेक्निक्स थी, तब हमें साइंस पता नहीं था लेकिन बहुत सारे विचारों से हम बचे रहते थे, तो वैचारिक प्रदूषण से हम बचे रहते थे जो हमें वैश्विक चेतना से जुड़ने से रोकती है। तो उन चीजों को अपनाइए जिससे आप उस चेतना से जुड़ पाए, ठीक है। और गुरु का स्थान रहता है, जो भी आपके गाइड हैं उसके प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा का भाव है तो भी ये चक्र विकसित होता है। और इसके साथ ही क्षमाशील बनेंगे, जितना हम में क्षमा की भावना होगी उतना ये चक्र डेवलप होगा। देखिए यहाँ तक आप ये आकाश विशुद्धि चक्र का तत्व था, तो मूलाधार चक्र से लेकर के गले तक केवल तत्व रहते हैं जो हमें फिजिकल बॉडी में रहने को बाध्य करते हैं, ठीक है। अब हमारा ऊपर की ओर यात्रा हो गई है, आगे चक्र की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो दृष्टिकोण है वो बड़ा होता चला जा रहा है, तो हमारा जो क्षेत्र है वो विकसित हो रहा है। तो साथ में हम अगर क्षमा का भाव रखेंगे तो इस चक्र पे एक सकारात्मक असर पड़ेगा, तभी हम जाकर के स्पिरिचुअल बेनिफिट कर सकेंगे। नहीं तो ऊर्जा यहाँ आकर के अटक जाएगी और हमें हेडेक होगा, सर दर्द होगा, तो हम आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड आई चक्रा पर जो ध्यान करते हैं हम, अकार उकार मकार तीनों को मिलाकर के उसका उच्चारण करिए, कुछ देर मन को शांत रखिए, आज्ञा पर कुछ देर स्थिर रहिए, धीरे धीरे उस चक्र की तरफ ऊर्जा को जाता है। और साथ में इन बातों को फॉलो कीजिए, तब जाकर के उन चक्रास पे एक सकारात्मक असर होगा। इसके साथ ही क्राउन चक्रा जो है वो आपके हेड रीजन में है, सिर के ऊपरी हिस्से पर है,
तो ये मेन चक्रा है, स्विच है, अगर इस पर ऊर्जा पहुंचना स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे आपके सारे चक्र चैनलाइज होने लगते हैं, स्टार्ट होने लगते हैं, चलने लगते हैं, और पूरे चक्रों को ये बैलेंस करता है। ब्रह्मांड का, विश्व चेतना से जुड़ने का एक माध्यम है, और इस अगर ये ब्लॉक है तो आपको ब्रेन की डिजीजेस होती हैं और आप इजीली किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, तो ये चक्र गड़बड़ा जाता है। तो अब कुछ देर सहस्त्रार पर रह करके ध्यान कीजिए, और चंद्र का स्थान है इसमें, और ओम का अगर आप लंबे समय तक उच्चारण करेंगे तो इस चक्र पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा, जब आप सिर के तालु भाग पे 10 मिनट 15 मिनट आप रहना स्टार्ट कर लेंगे, तो देखिए आप कितना जल्दी आप निर्विचार हो जाएंगे, एक विचार से दूर हो जाएंगे, और आप आध्यात्म की यात्रा करना शुरू करेंगे। मैंने तो बताया कि इन चक्रों से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को ना पकड़िए, वो बाय प्रोडक्ट हैं, वो धीरे 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 सॉल्व होती चली जाएंगी। जी देखिए, हम उनको ठीक करने के लिए इस मार्ग में आते हैं, फिर उसी को ही खाद देते हैं कि भाई हमारा ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, उसी को ही पानी दे रहे हैं, तो भाई वो कैसे ठीक होगा? आपको ध्यान अपने देह से हटा करके उस हायर एनर्जी पर ले जाना पड़ेगा, तब जा करके धीरे धीरे वो क्योर होगा। ठीक है, अपने ध्यान को जैसे ही आप डाइवर्ट करेंगे, पीछे से वो चीज ठीक हो जाएगी। अगर एक डॉक्टर को इंजेक्शन भी लगाना होता है बच्चे को, तो उसको चिड़िया दिखाता है ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, ताकि वो अपने कार्य कर सके। तो देखिए, हम हमारा जीवन अगर परमात्मा को या हायर एनर्जीज को समर्पित करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे जीवन से जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर होती चली जाएगी। तो ये मुख्य चक्र है सहस्त्रार चक्र, इसके साथ लेफ्ट मेरिडियन जो है अपनी चंद्र नाड़ी, अत्यधिक चिंताएं करने से, तनाव करने से और पास्ट के थॉट्स करने से भी ये नाड़ी जो है वीक हो जाती है। तो आशा करती हूँ आप रेगुलर ध्यान करेंगे तो ये आपकी नाड़ी हेल्दी होगी, बैलेंस होगी ध्यान करने से। इसके साथ ही सूर्य नाड़ी है, आप अत्यधिक तनाव में हैं, अत्यधिक विचार करते हैं कि भविष्य में क्या होगा, हरदम आपको चिंता रहती है, तो भी आपका ये देखिए, आप भविष्य का तो जान सकते नहीं है, और भूतकाल में जो हो गया उसको पकड़ करके भी आप जीवित नहीं रह सकते। उल्टा एक बार जो घटना घटित होती है तब तो हम दुखी होते ही हैं, लेकिन उसको याद करने से हमारा दुख और मल्टीप्लाई होता है। तो भूतकाल की बातों को छोड़ना ही सॉल्यूशन है, और वर्तमान में रहिए। अगर आप भविष्य में भी जाएंगे तो फिर भूतकाल में जाएंगे, तो ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो इनको बैलेंस करना है हमको ध्यान के द्वारा। और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करें, मध्य में आए, ना हमारी ऊर्जा सूर्य नाड़ी में जाए, ना हमारी ऊर्जा भूतकाल के विचारों में जाए। हमारी ऊर्जा कहाँ पर जानी चाहिए? मध्य नाड़ी में, सुषुम्ना में, जहां से कुंडलिनी का जागरण हो और हमारे सारे जो चक्र हैं उनको ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना? ये इस का एक पिक्चर है जो कि पिक्चर तो बहुत पुराना है, 2001-2002 का। समर्पण मेडिटेशन के जो फाउंडर हैं सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, उनका ऑरा लिया गया था और बहुत ही सुंदर उनका ऑरा का पिक्चर आया था। और रिसेंटली भी उनका एक पिक्चर है जो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगी, अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन इस तरह की भी चीजें होती हैं, जो मास्टर होते हैं, जो गाइड होते हैं, जो हाईली थिंकर होते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल में आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार के ऑरा भी होते हैं। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उसको आप अनुभूत कर सकते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूव्ड चीजें हैं जिसकी आज मैं आपसे सामने लाई हूँ। तो आज हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की, और चक्रास को समझा, नाड़ियों को समझा, विश्व चेतना को जाना है। तो इससे रिलेटेड कुछ आपको पूछना है तो पूछिए। और रेगुलर इसका चक्रास मेडिटेशन का आप जब प्रैक्टिस करेंगे, इन बीज मंत्रास का उच्चारण करेंगे, तो ये जो सारे चक्रास हैं वो क्लीन होते चले जाएंगे और आपको एक अच्छा फीलिंग होगा। थैंक यू मैम, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला सेशन था, बहुत मजा आया। चलिए, मुझे भी अच्छा लगा। और बताइए। जो लोग अभी योग में नए हैं, उन लोग को इसमें फोकस कैसे कराएं कि ये चक्रास, मतलब वो सुनते हैं पर उसको कितना वो आपको मैंने बताया ना, आपको एक तो पता पड़ा है, स्थान पता पड़े कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, जैसे आप सुखासन की अवस्था में बैठ जाइए तो आपको पता है मूलाधार कहाँ है, पृथ्वी से उसका कनेक्शन है और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ है। आप जितने चक्रास को भी छोड़ दीजिए, आप जो मेन स्विच है उधर ध्यान कीजिए। ठीक है, सिर्फ मैं योगा सिखाती हूँ, मतलब क्लास कराती हूँ, पर मैं समझती हूँ, मैं फील भी कर पाती हूँ उसको, पर मैं दूसरों को एक्सप्लेन करती हूँ, वो सुनते समझते हैं, मैं उसका मतलब सारी डिटेल्स बताती हूँ कि ऐसा होता है, पेटल्स ऐसे है, वैसा है, साउंड है,
पर वो जो फोकस रहना चाहिए ना, बिकॉज उनको सिर्फ बीमारियां ही दिखती है कि हाँ मतलब ये ठीक करना है, वेट लॉस ही करना है, उनको चक्रास नहीं समझता कि अरे ये सब क्या है। तो एक्चुअली इस समय की विडंबना ही है, लोगों की जो सोच है योग के प्रति। देखिए कुछ तो हमने हाँ बिगाड़ी हुई है। आप मुझे बताइए कि जब से इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट हुआ है, हम केवल योगासनों को ही योग मानते हैं। हम जी जी मैट जी लेकर के ही जाते हैं कि नहीं एक्सरसाइज होगी, बस इतना ही योगा होता है, हाथ पैर हिलाएंगे योगा हो गया हमारा। देखिए यही एक साधारण मानव की सोच है। हठ योग भी यही हाँ हाँ सोचते जी हैं कि बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए आपका योगा हो जाएगा। किसी को चित्त के बारे में नहीं पता। महर्षि पतंजलि जिसकी बात करते हैं, जिस योग की बात कर रहे हैं, हाँ ये जो ये समाज है वो अछूता है। तो मैं आशा करती हूँ कि अपन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर इसमें हमको योग का सही दृष्टिकोण देना है तो उसके माध्यम तो हम ही है ना। धीरे धीरे जी हम समाज तक ले जाएंगे। और आप कितने संतुलित हैं, आपको लोग तभी सुनेंगे जब आप ध्यान करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप किसी को बोलिए लेकिन उसका अभ्यास आप ही ना करें, यम नियम का जी पालन अगर हम ही नहीं करेंगे तो किसी पे उसका प्रभाव जी नहीं जी होगा। यही ऑरा की इफेक्ट है आपका। नमस्ते मैम। कि आप जैसा होगा जब आपका ऑरा उन पर प्रभाव डालेगा, और वो आपसे राइट हेलो। पूछेंगे राइट। कि मैम कौन सा ध्यान करना है, ठीक है ना। एक्चुअली एक दो जन में फर्क दिखा मुझे, मतलब उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये सब चीजें क्या है, मतलब उनको योग एक्चुअल योग क्या है वो पता नहीं था। उनको इंटरेस्ट था, मैंने समझाया, और अब उन वो 1.5 साल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पर कुछ है कि मतलब काफी टाइम से है, पर बस उसको भाई वेट लॉस ये वो दिस कुछ इज। ऑब्स्टिकल अवसाद तो देखिए सभी जगह मिलेंगे आपको, हर तरह की पब्लिक तो मिलेगी नहीं। आप समाज में उतरेंगे आपको अपने लेवल से अच्छे भी लोग जी मिलेंगे, जी जी आपसे बराबर भी मिलेंगे सब। लेकिन सबको साथ में लेकर चलना है। योग का दृष्टिकोण बड़ा है, सबको साथ लेकर के चलिए। जितना उनको समझता है ठीक है, धीरे धीरे उनकी प्रगति हो जाएगी। जैसे जैसे वो ध्यान हाँ करेंगे हाँ वो नेचुरली वो जुड़ते चले जाएंगे। किसी ओके को रोकने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा ये मैंने मेरे गुरु से सीखा है कि सदैव अगर कहीं परिवर्तन लाना है तो अपने भीतर लाइए, और उस परिवर्तन का इफेक्ट प्रत्येक पर पड़ता ही है। आप किसी लाइन को छोटा जी करना है तो बड़ी लाइन खींच लीजिए, वो नेचुरली छोटी हो जाएगी, हाँ ठीक है राइट ना। तो स्वयं को राइट बस उधर ध्यान दीजिए। कहते हैं ना कि विश्व शांति करनी है, विश्व शांति करनी है, तो इस तरह से विश्व शांति हाँ होती है। आत्म शांति से विश्व शांति नहीं राइट होती, ठीक है ना। अगर हाँ पैर जी में हाँ चोट लगी है कहीं, तो पहले आपको पैर का दर्द ठीक करना होगा, तब उसको बोलेंगे अपन कि चलो पेड़ लगाते हैं, ठीक है। राइट मुझे विश्व राइट शांति की अगर शुरुआत करनी है तो वो आत्म शांति से होगी, और आत्म शांति अगर शुरुआत करनी है तो वो ध्यान से होगी, ठीक है। जी अब रेगुलर हाँ उसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसका इफेक्ट दूसरों पे देखिए। आप दूसरों को ओके बदलने जाएंगे, कोई भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। राइट राइट हाँ जी ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए काफी देर हो चुकी है। कार्यक्रम को समापन करते हैं शांति पाठ के साथ। आंखों को बंद कीजिए। ओम। लंबा गहरा श्वास लें, 3 बार ओम का उच्चारण करें। इनहेल। चलिए सभी को शुभ रात्रि और धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन हुआ और आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। चक्रों के विषय में आपका जितना ज्ञान है अब वो सहज नहीं है, पर बार बार सुनने से वो आ जाएगा, लोगों को भी समझ आएगा। और योग का जो ये विशद क्षेत्र है, जरूरी है कि सभी लोग इसको अच्छे से जानें और जानकर करें। सिर्फ मतलब शरीर की बनावट बदलने के लिए, अपने आप को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लोग योग से जुड़ते जाते हैं, लेकिन उसकी असली महत्ता आप ही लोग हैं। आप लोगों जिन्होंने इसको ज्ञान को असली सही तरीके से समझा है, आप ही लोग समाज के मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, और धीरे धीरे ये प्रयास जरूर रंग लाएगी। मेरी शुभाकांक्षा आपके साथ है। धन्यवाद।
कार्यक्रम का समापन करें या आप? जी, समापन क्यों ले जाते हैं, कोई चीज। इसके साथ ही मैं एक और मैसेज देना चाहूंगी कि नवीन योग मेरा यूट्यूब चैनल है और कमेंट करके उससे भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके प्रश्न हो योगा से जुड़े हुए तो जरूर मुझे माध्यम बनाइए, मुझे खुशी होगी आपके समाधान करने का मुझे मौका मिलेगा। चलिए, धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि। हमें अपनी ओर से आदरणीय मैम का, क्योंकि आपने अभी हमारे एक जो एक होता है, एक अभियान होता है, हम अपने संस्थान की ओर से ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हैं, ऐसे ऐसे अभियान चलाते हैं, यहाँ तक कि शिक्षा जो है, जहाँ शिक्षा के जगत की बात आती है तो कहीं ना कहीं ऐसी बात आती है कि फाइनेंशियली बहुत मजबूती होती है कि यार योगा में कुछ कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं। हम उन कोर्सेज को भी मात्र ऐसा लगता है कि 200 आवर की जब बात आती है, जहाँ 10,000, 15,000, 25,000 की बात होती है, हम उसको 1,000 से भी कम में करवाने का काम करते हैं। और उस सेवा के इस अभियान के अंदर मैम का बहुत अच्छा समर्थन होता है, आदरणीय अनीता लालवानी मैम का। और ये बिल्कुल निःशुल्क स्तर पर, मतलब हम इनको कुछ देते ही नहीं है कुल मिला के, उसके बाद भी ये अपना पूरा समय यहाँ पर देते हैं, संस्था को देते हैं, पढ़ाते हैं और सेवा कार्यों में हमारा सहयोग करते हैं। इसके लिए भी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए आपको पूरे एवी इंस्टीट्यूट परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और जितने कॉल आ गया था, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।